हेलो बच्चों। बेटा हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और इसको मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 2 को मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैंने कुछ बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया, और उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो मुझे लगता है कि आप उसको रिवाइज करके आए होंगे बेटा। ठीक है। और लेक्चर की थोड़ी सी कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी रहता है मुझे हॉस्पिटल्स में। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के कारण भी मैं कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, और एज सुन एज पॉसिबल मैं इस चैप्टर को भी बेटा ख़त्म कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग का थोड़ा सा कॉपरेशन रहेगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी देखा था, उसमें हम लोग ने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली में होता क्या है। और फिर हमने देखा था पॉल बर्ग, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1980 में केमिस्ट्री में। उनके बारे में भी मैंने जानने की कोशिश की थी। मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है वो सिखा दिया था। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए थे बेटा, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन। उनके भी जो जो उन्होंने काम किया था उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो होस्ट होगा उसमें किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद वो वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, और फिर वो उसके प्रोजेनिस में भी ट्रांसफर होगा। और इन जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये पूरा चीज को डेमोस्ट्रेट किया था हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट का भी बहुत ज्यादा योगदान किसमें है बेटा, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। क्योंकि इन्होंने ही, आप ये बोल सकते हैं कि इन्हीं के कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का बर्थ हुआ, डेवलपमेंट हो पाया, और फिर बाद में ये बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पाई, फ्लोरिश कर पाई। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग क्या लिखा हुआ है बेटा, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले हैं, और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आज का जो मेन मेरा फोकस रहेगा वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे रहेगा। किस पे रहेगा बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे रहेगा। तो हम लोग बेसिकली आज पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा। हम लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है, आज का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद, जब आप किसी भी बुक से, किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल से जब आप इनको बनाते होंगे क्वेश्चंस को, तो आभारी हूँ कि आपका वो चीज़ बन भी रहा होगा। ठीक है, जैसे बच्चों के फीडबैक आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे क्या देखना है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमने यहाँ पे 5 एरो लगा रखे हैं, तो 5 चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और देखिए बेटा, मैं एनसीईआरटी रेस्ट्रिक्टेड ही हूँ। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप इन टॉपिक्स में बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बाहर जाएं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता ही है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जो पहला पॉइंट अगर हम लोग टूल्स में देखेंगे बेटा, वो जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर चुका हूं, वो क्या है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा, ये आप लोग ने पहले ही पढ़ रखा है, पॉलीमरेजेस एंजाइम्स। पॉलीमरेज एंजाइम। थर्ड जो है बेटा वो आपका क्या है, डीएनए लाइगेज। फोर्थ जो है, बताइए क्या है, हो सकता है आपका, वेक्टर्स। और फिफ्थ जो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इन सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, और एक बेसिक एक्सपेरिमेंट से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। हर चीज आपको समझ में आएगी, बिलीव मानिए, लेकिन बस थोड़ा सा
पेशेंस आप बनाए रखिए। बिलीव मानिए कि ये चैप्टर आपके एकदम, मैं ये बोलूं कि एकदम आपके हाथ में रहेगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने यहाँ पर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग ने यहाँ पर 5 लोगों की बात की। पहला मैंने बात किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा मैंने बात किया पॉलीमरेज एंजाइम की, थर्ड मैंने बात किया डीएनए लाइगेज की, फोर्थ मैंने बात किया वेक्टर्स की, और लास्ट मैंने बात किया होस्ट ऑर्गेनिज्म की। तो जो आज के लेक्चर में जो मेरा मेन एम्फेसिस रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेटा हिस्ट्री को देखना चाहूंगा, और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मानिए कि ये जो मैं हिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए है और उसको दबाने के लिए भी है। कहने का मतलब क्या है कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे लाइमलाइट में आए और कैसे फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट बन पाए, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ, बिलीव मानिए। और ये जो हिस्ट्री में डिस्कस कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको याद करने की जरूरत बेटा नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बच्चों, तो यहां पर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेटा थोड़ा सा जिक्र किया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द टर्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टडीज ऑफ फेज लैम्ब्डा। इसको समझने से पहले, इस लाइन को समझने से पहले, पहली बात आप मेरी तरफ देखिए और सोचिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सुनना पूरी बात ध्यान से। अगर बेटा आपने मोनेरा पढ़ा होगा, वायरसेस के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जिसको हम लोग फेज लैम्ब्डा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अगर आपने मोनेरा पढ़ा होगा बेटा, तो उसमें आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी। एक आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, एक आपने कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, और एक आपने ट्रांसडक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी का जिक्र थोड़ा सा मैं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियोफेज या फेज लैम्ब्डा। ठीक है, और ये अपने डीएनए को, कौन? बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को किसके अंदर बेटा इनोकुलेट कर देते हैं? बैक्टीरिया के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि वो जब डीएनए अंदर जाएगा, तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया, तो इन्फेक्ट होने का या इन्फेक्शन का मतलब इतना होता है, जो कि मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, कि कोई भी अगर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के साथ वो वहां पर जाकर डिवाइड करता है या ग्रो करता है, तो इस चीज को मैंने क्या बोला था? इन्फेक्शन बोला था। वही सेम चीज मैं यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को इनोकुलेट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर, और फिर ये डीएनए जाकर जीनोम का पार्ट बनेगा। मैंने पहले ही इन चीजों को डिस्कस कर रखा है बेटा, कि कोई भी अगर डीएनए को अगर रेप्लिकेट होना है, अगर उसके पास ओराई सीक्वेंस नहीं होगा, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो उसको जीनोम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये डीएनए जाएगा किसके? बैक्टीरियोफेज के अंदर। ठीक है, सॉरी, बैक्टीरियोफेज का डीएनए किसके अंदर जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर जाके वो जीनोम का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनता है वो अपने को ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जनरली आपको याद अगर आ रहा होगा, तो ये प्लाज्मिड से जाके बेटा अटैच होगा और फिर ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर आपको ये बता दिया कि जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि लूरिया, वीगल एंड बर्टिनी। इन साइंटिस्ट के आपको नाम याद नहीं करने हैं बेटा। ठीक है, तो 1950s में ये बैक्टीरियोफेज या फेज लैम्ब्डा पर क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दे वर स्टडिंग, दे वर स्टडिंग इन फेज लैम्ब्डा। वो फेज लैम्ब्डा पर क्या कर रहे थे बेटा? स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फेज लैम्ब्डा मतलब मेरा क्या है? बैक्टीरियोफेज से है। फेज लैम्ब्डा से मेरा मतलब क्या है? बैक्टीरियोफेज से है। ठीक है, अब इन्होंने देखा, अब ये जनरली ये फेज लैम्ब्डा इन्फेक्ट करता है इकोलाई को। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, यहां पर मैं यहां पे गोला मार करके बोल देता हूं कि बैक्टीरियोफेज का भी जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि फेज लैम्ब्डा का जो डीएनए होता है वो भी क्या होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो जब ये लूरिया, वीगल और बर्टनी जी किस पे स्टडी कर रहे थे, फेज लैम्ब्डा पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये फेज लैम्ब्डा ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, किसको बेटा, ई कोलाई को, ठीक है, ई कोलाई, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। तो जब ये फेज लैम्ब्डा ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो इसके दो स्ट्रेन्स होंगे, ठीक है। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे ई कोलाई स्ट्रेन सी, ठीक है, ई कोलाई एक स्ट्रेन सी की हम लोग बात करेंगे, और एक हम लोग बात करेंगे ई कोलाई स्ट्रेन के की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बैक्टीरियोफेज या ई कोलाई ने, सॉरी, बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, और यहां पर मैं दो, चलिए, तो मैंने क्या बोला बेटा कि फेज लैम्ब्डा ने किसको इन्फेक्ट किया, ई कोलाई को, और ई कोलाई कौन कौन से स्ट्रेन, ई कोलाई सी स्ट्रेन और ई कोलाई के स्ट्रेन। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लूरिया, वीगल और बर्टनी जी ने ये देखा कि जब फेज लैम्ब्डा ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पा रहा था बेटा, मल्टीप्लाई कर पा रहा था, किसके अंदर, ई कोलाई सी के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पा रहा था, मल्टीप्लाई कर पा रहा। तो यहां तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइड वेल, बहुत अच्छी तरीके से ये क्या कर पाया बेटा, मल्टीप्लाई कर पाया, किसके अंदर, ई कोलाई सी के अंदर। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ई कोलाई के अंदर इन्होंने देखा कि यहां पर जो इसका मल्टीप्लिकेशन था, किसका मल्टीप्लिकेशन, फेज लैम्ब्डा का जो मल्टीप्लिकेशन था ई कोलाई के अंदर क्या था, वो रेस्ट्रिक्टेड था। क्या था बेटा, रेस्ट्रिक्टेड था, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन रेस्ट्रिक्टेड, मल्टीप्लिकेशन क्या था बेटा, रेस्ट्रिक्टेड था। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं पहुंचने जा रहा हूं रेस्ट्रिक्शन के मतलब पर, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया कि यहां पर ई कोलाई के अंदर जो फेज लैम्ब्डा था उसका जो क्या बोल सकते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन था वो रेस्ट्रिक्टेड था। फिर अब हम लोग बात आते हैं 1960 में। तो दो साइंटिस्ट थे, अर्बर एंड मिचेल्सन। इन्होंने ये देखा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, दिस रेस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू, दिस रेस्ट्रिक्शन is due to enzyme mediated phenomenon। अब समझना यहां पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एंजाइम मेडिएटेड फिनोमिना, एंजाइम मेडिएटेड फिनोमिना, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या कि ये जो रेस्ट्रिक्शन था ये किसी एंजाइम के कारण हो रहा है। ये जो रेस्ट्रिक्शन था किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, ये किसके कारण है बेटा, किसके कारण है, एंजाइम के कारण है, ठीक है। और यही जो एंजाइम है, ठीक है, इसी को ये करता क्या है, ये करता क्या है, पहले इस बात को समझो, ठीक है बच्चों। एंजाइम मेडिएटेड फिनोमिना है। ये एंजाइम क्या करता होगा, जो फेज लैम्ब्डा होता है उसके डीएनए को कट कर देता है, उसके डीएनए को कट कर, किसके डीएनए को, फेज लैम्ब्डा के डीएनए को कट कर देगा। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये एंजाइम, सिंपल सी बात है, ई कोलाई के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज हो रहा है। किसका सेल्फ डिफेंस है बेटा, ये ई कोलाई का डिफेंस है। किसके अगेंस्ट में है बेटा, फेज लैम्ब्डा के अगेंस्ट में है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आर्बर एंड मिचेल्सन ने ये बताया, द रेस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू एंजाइम मेडिएटेड फिनोमिना, ठीक है बच्चों। अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं और आगे चलूं, ठीक बच्चों, ठीक है। वो मुझे बार बार बेटा मेरा मुंह सूख रहा है तो मुझे पानी पीना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ड्यू टू एंजाइम मेडिएटेड फिनोमिना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस मीन्स
मीन्स मीन्स क्या मतलब है इसका? फेज लैम्डा growth is restricted in E. coli due to restriction enzyme और इन्हीं एंजाइम्स को बेटा बोला गया बाद में, क्या बोला गया? क्या बोला गया? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है बच्चों, क्या बोला गया इनको? मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, या स्कैल्पल्स, ठीक। और बाद में पता चला था बेटा कि ये जो, देखो जब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे बेटा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बहुत सारे टाइप होते हैं, 1 2 3, ठीक है, कहीं कहीं आपको 4 और 5 भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी 3 टाइप के ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करूंगा, जिसमें से जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वही आपके काम का है, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ही यूज किसमें होता है? आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगर हमने किसकी बात करनी है? अगर हमने बात करनी है किसकी? मॉलिक्यूलर सीजर की, तो ये बेटा एक्चुअली क्या थे? आपके टाइप 2, सॉरी टाइप 1, ये क्या थे बेटा? आपके टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 में। अभी सिर्फ आप इतने याद रखिए कि यहां पर जो एंजाइम्स थे बेटा वो क्या थे? आपके टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दो 1960s तक हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा, अब हम लोग पहुंचेंगे 1970s में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। यहां पर 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन? हैमिल्टन स्मिथ एंड थॉमस कैली, ठीक है। अब सुनना पूरी बात ध्यान से। इन्होंने इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। और बाद में इसको नाम दिया गया बेटा क्या? इसको नाम दिया गया हिंड 2, हिंड 2, ठीक है। अब याद रखिएगा बच्चों, ये आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या हुआ था? एक्सट्रैक्ट हुआ था। ये आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या हुआ था बेटा? आपका निकाला गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। इसका जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पर सारे शब्दों का अर्थ क्या है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इन्होंने ये देखा कि ये जो हिंड 2 है बेटा, ये कट्स द डीएनए at specific सीक्वेंस। इन्होंने ये देखा बेटा कि ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ये डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करता है। वो सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा, ये जो हिंड 2 होता है, ये आपका टाइप 2, ये क्या है बेटा? आपका टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमने यहां पर कहां पहुंच गए बेटा? हैमिल्टन स्मिथ तक पहुंच गए। हैमिल्टन स्मिथ एंड थॉमस कैली ने
ठीक है, इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया, कहां से किया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से किया। कौन सा एंजाइम था आपका, हिंड 2 था, और ये क्या करता था, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करता है बेटा, कट करता है। अब हम लोग लेटर इसके बाद बात करेंगे बेटा नेथन्स एंड डैना की। ठीक है, तो नेथन्स एंड डैना ने क्या किया था बेटा, सुनना पूरी बात ध्यान से। अगर हम बात करते हैं किसकी, नेथन्स एंड डैना की, तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको याद रखने की जरूरत है कि नेथन्स एंड डैना ने बेटा एक SV40 वायरस लिया, SV40 सीमियन वायरस 40। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, पूरी बात ध्यान से रखिएगा बेटा। ठीक है, SV40 जो वायरस होता है, ठीक है, इसको हम लोग ट्यूमर वायरस भी बोलते हैं, ट्यूमर वायरस। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीमियन वायरस को इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया। सीमियन वायरस के डीएनए को, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, और इन्होंने जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट किया, कट करवाया गया सीमेन वायरस के डीएनए को, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आगे बच्चे बात समझ में, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके डीएनए को कट कराया गया, तो बार बार एक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बने बेटा, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बने, बार बार सेम तरह के आइडेंटिकल कॉपीज बनी। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, आइडेंटिकल कॉपीज बनी, कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है बेटा, आइडेंटिकल कॉपीज बनी बार बार, जब हम लोग ने किससे इसको कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, और इसको हम लोग एक मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली एक्रिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इन आइडेंटिकल कॉपीज को हम लोग बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर सकते हैं, और फिर इन सेगमेंट का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। क्या पॉइंट्स थे, सबसे पहले मैंने ये बताया हिस्ट्री के बारे में कि 1950s में 3 साइंटिस्ट लूरिया, वीगल एंड बर्टिनी ने जो एक इस पे आपका कुछ लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, फेज लेम्डा पे काम कर रहे थे। उन्होंने ये देखा काम करते वक्त कि जो फेज लेम्डा जो ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था, ई कोलाई के 2 स्ट्रेन, एक ई कोलाई सी और एक ई कोलाई के, तो उन्होंने ये देखा कि जो फेज लेम्डा होता है, ये ई कोलाई सी के स्ट्रेन में बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, और बहुत अच्छी तरीके से इन्फेक्ट कर रहा था। अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो ये अपने जो लाइफ साइकिल जो आपको चलाता है बैक्टीरिया के अंदर, वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल चलाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, चलिए फिर मैंने क्या बोला था, ई कोलाई के में जो फेज लेम्डा की जो मल्टीप्लिकेशन था वो क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था। फिर 2 साइंटिस्ट आए 1960 में, आर्बर एंड मिशेल्सन ने, उन्होंने ये बताया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ई कोलाई के में, ये एंजाइम मेडिएटेड थिंग है, और ये जो एंजाइम मेडिएटेड थिंग है, इसमें हुआ क्या कि मींस फेज लेम्डा ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इन ई कोलाई ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इन एंजाइम्स को मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर सीजर्स या स्कैल्पल्स। ठीक है, ये डीएनए को कट कर देते हैं, किसके डीएनए को कट करते हैं बेटा, आपके किसके डीएनए को, फेज लेम्डा के डीएनए को कट कर देते हैं। तो अगर कट कर देंगे तो वो बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि ई कोलाई के का ये क्या है, एक तरीके का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है बच्चों, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, शुरुआत में मैंने क्या बोला कि ये क्या रहे थे बेटा, आपके टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए फिर हमने किसकी बात की बेटा, आपका 1970s की बात की। इसमें हम लोग ने हैमिल्टन, स्मिथ एंड थॉमस कैली का एक्सपेरिमेंट देखे। उसमें उन्होंने क्या बताया कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, हिंड 2, जो कि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, और ये डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट कर रहा था। फिर आए नेथन्स एंड डैना ने, इन्होंने SV40
वायरस लिया और इसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, और बार बार जो डीएनए के फ्रेगमेंट बन रहे थे वो क्या थे बेटा, आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए थे, जिसको हम लोग किससे निकाल सकते हैं, पॉलीएक्रिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद इनका हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए फिर आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ एंड नेथन्स को, मैंने क्या बोला, इसीलिए यहां से कौन लिए गए आपके, आर्बर लिए गए, यहां से कौन लिया गया आपका, हैमिल्टन स्मिथ लिए गए, और यहां से कौन लिया गया बेटा आपका, नेथन्स लिया गया। ठीक है, और इन तीनों लोग को क्या मिला, गॉट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको क्या मिला बेटा, नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि उनका कैरेक्टर कैसा होता है उसके लिए, साथ ही साथ उनका डिस्कवरी किए, कैरेक्टराइज किए, और साथ ही साथ बेटा कि उसका यूज क्या होता है रेक्शन एंजाइम का, उसके लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है बच्चों, तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया बेटा, कि किस तरीके से हिस्ट्री रही होगी, ठीक है, किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बेटा। ठीक है, चलिए अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो बेटा मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है 3 का पार्ट भी, इसमें हम लोग अब क्या देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला वीडियो बेटा मैं यहीं पे खत्म करता, छोटा सा वीडियो था, इसको मैंने हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से बताया हुआ है, आप इसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई होगी, उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ होगा, और उसके यूज के बारे में बताया गया किन किन साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक बच्चों, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के पार्ट बी में। थैंक यू सो मच बेटा।